हेलो एवरीवन, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ लर्निंग टुगेदर पे। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आपका जो यूजीसी नेट पेपर 2 जो है, कौन सा वाला, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है उसका जो सिलेबस है उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है सबसे पहले तो कि हमारी अब 6 महीने की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, किस तरीके से आपको अगले दिसंबर के अटैम्प्ट के लिए अपनी तैयारी करनी है, किस तरीके से मैं आपको यहाँ पे फ्री कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करवाने वाली हूँ पेपर 1 के लिए भी और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए भी। ठीक है, इसके बाद में फिर हमने एक और मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करी जहाँ पे मैंने आपको बताया पेपर 1 का डिटेल्ड सिलेबस क्या है, उसके बारे में मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया है। हर एक यूनिट में से आपसे कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं, आपका सिलेबस क्या है पेपर 1 का, जितने भी आपके 10 यूनिट्स है उसमें क्या क्या आपकी चीज़ें आती हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में डिटेल में डिस्कस कर ली है सिलेबस के साथ में। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 जो आपका स्पेसिफिकली पॉलिटिकल साइंस के बच्चे हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि पेपर 2 जो पॉलिटिकल साइंस है उसका डिटेल में सिलेबस एनालिसिस जो है इस वीडियो में हम करने वाले हैं। टोटल आपकी 10 यूनिट्स आती है, तो उस 10 चैप्टर में आपसे क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन सी टॉपिक्स जो है वो उस 10 चैप्टर्स के अंदर पूछे जाते हैं, क्या क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें आज हम इस सिलेबस वाली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्लास को शुरू करेंगे। क्लास को शुरू करने से पहले मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षिता राठौर, ये मेरी क्वालिफिकेशंस है, आप यहाँ से देख सकते हो। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है हर्षिता मैम की पाठशाला। आप टेलीग्राम पे जाओगे, सिंपली आपको सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और वहाँ पे आपको मेरी ऐसी फ़ोटो लगी हुई दिख जाएगी, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे बच्चों ने उसको ऑलरेडी ज्वाइन करा हुआ है, तो अगर आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हो तो आपको सिंपली सर्च करना है हर्षिता मैम की पाठशाला और उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एक हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है लर्निंग टुगेदर। यहाँ पे आपको हमारी क्लासेस की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लासेस की कोई भी हम फ्री पीडीएफ अगर शेयर करते हैं वो हम यहाँ पे ही शेयर करते हैं, या फिर क्लासेस के बारे में कोई भी जानकारी होती है, कोई भी प्लेलिस्ट वगैरह हम बनाते हैं वो हम सब यहाँ पे ही शेयर करते हैं। तो आप अगर है ना टेलीग्राम पे सर्च करोगे लर्निंग टुगेदर तो वहाँ पे आपको हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे आपको सारी क्लासेस की डिटेल मिलेगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और एक मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है हर्षिता मैम की पाठशाला। यहाँ पे हम मतलब ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं बच्चों के साथ में कनेक्ट करती हूँ। बच्चे मुझसे यहाँ पे सवाल भी पूछते हैं, हम बातचीत भी करते हैं। साथ ही साथ कोई भी आपके एग्जाम से जुड़ी हुई नई अपडेट आती है, नया नोटिफिकेशन आता है, या कोई भी चीज़ होती है जो मुझे लगता है कि बच्चों के साथ में शेयर करनी चाहिए वो मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। तो आप दोनों ही चैनल्स को याद से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज की जो हमारी क्लास है बेसिकली जो हम यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है उसके ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं, जिसका कोड नंबर कौन सा है, 02 है। मैं आपको पहले से ही बता देती हूँ। काफ़ी सारे बच्चे जब फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछते हैं कि इसका सब्जेक्ट का कोड नंबर कौन सा है, तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैडम कोड कौन सा है, फिर मेरे से मैसेज कर करके पूछते हैं। तो मैंने आज ही आपको बता दिया है कि जब दिसंबर अटैम्प्ट के लिए पेपर फिल करोगे, फॉर्म फिल करोगे, तो कोड जो है वो आपका 02 है पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम पॉलिटिकल साइंस के लिए ही बात करेंगे क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो पॉलिटिकल साइंस में ही है। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस में आपके टोटल 10 यूनिट्स आती है। 10 यूनिट्स कौन कौन सी है, उसके नाम क्या क्या थे वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि उस यूनिट में भी क्या क्या बातें आपसे पूछी जाती है। सिलेबस आपका यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। पहले मैं आपको इंग्लिश में समझा दूंगी, फिर मैं आपको यहाँ पे हिंदी में भी समझाऊंगी। ठीक है, क्लासेस भी आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहेगी, तो लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं आने वाला है किसी भी तरीके के बच्चे के लिए। ठीक, हम शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला यूनिट जो दिया हुआ है सिलेबस में जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी में आपको यहाँ पे 2 तरीके से इस चैप्टर को डिवाइड करा गया है। पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं और फिर आपको उन कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई जो भी आइडियोलॉजीज है, जो भी विचारधाराएं हैं उसको पढ़ना है। कॉन्सेप्ट में क्या क्या है, आपकी लिबर्टी दिया हुआ है ना, आपकी इक्वालिटी दिया हुआ है, जस्टिस क्या होता है, राइट क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, पावर क्या है, सिटीजनशिप क्या है। ये आपके टोटल 6 से 7 यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो दिए हुए हैं। इन कॉन्सेप्ट से मिलती जुलती या फिर थोड़ी बहुत अलग आपको फिर विचारधाराएं पढ़नी पड़ेंगी। जैसे कि लिबर्टी से जुड़ा हुआ है आपका लिबरलिज्म, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। एक है आपका कंजर्वेटिज्म, एक है आपका सोशलिज्म, एक है आपका मार्क्सिज्म, फिर है आपका फेमिनिज्म जो कि काफ़ी कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी है जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। एक है इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। ये सारी है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज। तो इस यूनिट को 2 भागों में डिवाइड करा गया है। पहले हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे सारे जितने भी दिए हुए हैं, फिर हम इसकी आइडियोलॉजीज को कवर करेंगे। ठीक है, सेकेंड चैप्टर कौन सा है, सेकेंड चैप्टर है हमारा
पॉलिटिकल थॉट। ये पॉलिटिकल थॉट में भी कौन से पॉलिटिकल थिंकर्स है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स कौन से हैं आपके यहाँ पे, मिनिमम टू मिनिमम है ना, मिनिमम टू मैक्सिमम 20 यहाँ पे थिंकर्स जो है वो दिए हुए हैं वेस्टर्न वाले, ठीक है, इंडिया की नहीं है, वेस्टर्न वाले थिंकर्स है। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पे कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना है जो कि आपके चाइना से बिलोंग करते थे। आपका ये जो आप सेकंड यूनिट देखोगे ये आपकी शुरू भी आपके कन्फ्यूशियस यानी कि शुरुआत भी इसकी चाइना के थिंकर से ही होगी और इसकी जो एंडिंग है वो भी आपके चाइना के जो थिंकर है माओ जेडोंग वही से ही होगी, ठीक है। तो ये यूनिट का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले है आपके कन्फ्यूशियस, उसके बाद में हम प्लेटो को देखेंगे, फिर हम उसके बाद में एरिस्टोटल को देखेंगे, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे तो जहाँ पे हम मैकियावेली को भी पढ़ेंगे जिन्होंने बोला है कि रिलीजन पॉलिटिक्स जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। उसके बाद में जो आपके 3 सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर्स है जिसका नाम है हॉब्स, लॉक और रूसो, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसकी थ्योरीज को डिस्कस करेंगे कि तीनों ने कौन कौन सी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी है और तीनों के थ्योरीज में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। फिर हम यहाँ पे हीगल को पढ़ने वाले हैं। हीगल के बाद में मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट जो कि आपकी एक फेमिनिस्ट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि उन्होंने फीमेल्स के बारे में क्या क्या बातें करी है। इन्होंने यहाँ पे जॉन जो आपका है ना, जॉन रॉल्स नहीं, रूसो जो है, जे रूसो जो है, उनको भी यहाँ पे क्रिटिसाइज करा है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने। अब क्यों करा है वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में जे.एस. मिल के बारे में हम देखेंगे और जे.एस. मिल के अंदर ही मैं थोड़ा सा आपको जेरेमी बेंथम का नाम आपने सुना होगा तो जेरेमी बेंथम के बारे में भी बताऊंगी जिन्होंने आपका यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है। तो यहाँ पे जे.एस. मिल और जेरेमी बेंथम का जो यूटिलिटेरियनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो किस तरीके से दोनों अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करते हैं सेम टॉपिक को लेकर, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कार्ल मार्क्स जो है वो क्या कहते हैं, वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी पॉलिटिकल साइंस में। तो कार्ल मार्क्स की क्या थ्योरीज है, बहुत सारी थ्योरीज है इनके वो जितने भी थ्योरीज है ना, सरप्लस वैल्यू हो गई आपकी या फिर आपका डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म हो गया आपका, है ना, जो भी आपकी है ना काफ़ी अलग अलग थ्योरीज इन्होंने दी है वो सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कार्ल मार्क्स से जुड़ी हुई। फिर आपका ग्रामशी और कार्ल मार्क्स जो है वो किस तरीके से अलग है और ग्रामशी ने किस तरीके से यहाँ पे कंसेंट के बारे में बात करी है, उनकी थ्योरीज को हम यहाँ पे देखेंगे। हैना अरेंट ने यहाँ पे रेवोल्यूशन हैना अरेंट ने यहाँ पे किस तरीके से बात करी है रेवोल्यूशन को लेकर, टोटलिटेरियनिज्म को लेकर, या आपके जो है ना जर्मनी में जो आपके थे ना, जो आपके वो हिटलर थे उनके टाइम पीरियड से बिलोंग करती थी, तो इनकी क्या विचारधाराएं थी, इनकी क्या आइडियोलॉजीज थी, क्या क्या इन्होंने यहाँ पे थ्योरीज दी है उसके बारे में बात करेंगे। फिर फ्रांस फैनन जो है वो कॉलोनियलिज्म को हटाना चाहते थे, तो कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट में किस तरीके से इन्होंने बातें करी, कौन कौन सी थ्योरीज दी है उसको पढ़ेंगे। फिर माओ जेडोंग आपके यहाँ पे आ जाएंगे और जॉन रॉस तो आपको पता ही है, जस्टिस की इनकी जो फेमस थ्योरी है उसके बाद उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये जितने भी थिंकर्स है उसको हम बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं आपका यूनिट सेकंड के अंदर। फिर हम आगे बढ़ते हैं थर्ड यूनिट। अब सेकंड यूनिट में तो हम यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में देखेंगे, लेकिन थर्ड यूनिट में हम यहाँ पे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में भी हमको जानना ज़रूरी है। जब हम वेस्टर्न थिंकर्स को पढ़ रहे हैं तो इंडियन को पढ़ना भी ज़रूरी है। तो उसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले धर्मशास्त्र, फिर कौटिल्य, फिर अगानासुत्त क्या है, बर्नी ने क्या क्या बातें करी है, कबीर ने क्या क्या बातें करी है, पंडिता रमाबाई ने क्या क्या बातें करी है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इन्होंने बनाए हैं, इन सब की बुक्स क्या क्या है, वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। फिर तिलक के क्या व्यूज़ हैं, स्वामी विवेकानंद ने क्या क्या बातें बताई है, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या क्या बातें बताई है, गांधी जी के बारे में तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर श्री अरबिंदो घोष ने क्या क्या बातें बताई है, पेरियार रामास्वामी नैयक्कर जो है इन्होंने क्या बातें बताई है, वो सब हमको देखना पड़ेगा। किस तरीके से पेरियार ने ब्राह्मणिज्म के अगेंस्ट में बात करी है, कांग्रेस के अगेंस्ट में बात करी है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोहम्मद इकबाल ने क्या क्या बातें बताई है, एम.एन. रॉय ने किस तरीके से यहाँ पे अपना जो है ना यहाँ पे इनकी जो थ्योरीज है वो इन्होंने दिया है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सावरकर ने किस तरीके से यहाँ पे हिंदुत्व के बारे में बात करी है, जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है उसके अंदर इनकी क्या विचार थे उसको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर अंबेडकर ने कौन कौन सी चीज़ें बताई है उसको हम देखेंगे। फिर नेहरू ने क्या क्या बातें बताई है उनको हम देखेंगे। किस तरीके से अंबेडकर और गांधी जो है वो दोनों अलग अलग है, किस तरीके से अंबेडकर, गांधी और नेहरू जो है इनमें क्या क्या अंतर है वो हम देखने वाले हैं। राम मनोहर लोहिया ने क्या क्या बातें बताई है, जेपी नारायण ने क्या क्या बातें बताई है, और लास्ट में दीनदयाल उपाध्याय की क्या क्या आइडियोलॉजीज़ है इसको हम देखेंगे। इनकी कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन सी थ्योरीज है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स इन्होंने दिए हैं, वो सारा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं थर्ड यूनिट में। फिर आगे बढ़ते हैं, फोर्थ यूनिट आपका आता है कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस।
कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन ये आप इसको अगर एक बार सही ढंग से पढ़ लोगे इस यूनिट को तो फिर आपको डिफिकल्ट नहीं लगने वाला है, ठीक है। जब पहली बार मैंने भी इसको देखा था तो मेरे भी सर के ऊपर से बातें जाती थी, पर जब मैंने इसको 2-3 बार रिवाइज करा, अच्छे से नोट्स पढ़े, अच्छे से क्लासेस वगैरह देखी, अच्छे से बुक्स वगैरह देखी मैंने, तो फिर मेरे भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे धीरे धीरे क्लियर हो गए। तो आप भी इसको ढंग से पढ़ोगे, अच्छे से रिवाइज करोगे, चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तो आपके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस में हमको यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है अप्रोचेस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसमें भी इंस्टीट्यूशनलिज्म जो है आपका, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, पोस्ट बिहेवियरिज्म है, ठीक है। जो आपकी आमंड की जो है ना, जो आपकी सिविक कल्चर थ्योरी है, वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन, ये जितनी भी आपकी थ्योरीज मैंने यहाँ पे बताई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है जो आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक थ्योरी क्या है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक अप्रोच क्या है वो भी देखना पड़ेगा, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म क्या है, कंपैरेटिव मेथड्स क्या क्या है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर कॉलोनियलिज्म और डीकॉलोनाइजेशन क्या है, कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं कॉलोनियलिज्म के, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स कौन कौन से थे, डीकॉलोनाइजेशन किस तरीके से हुआ है, उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फिर नेशनलिज्म क्या है, नेशनलिज्म के बारे में अलग अलग थिंकर्स ने क्या क्या थ्योरीज बताई है, और नेशनलिज्म भी यूरोप में और नॉन यूरोपियन कंट्रीज में किस तरीके से अलग अलग है, उसको हम यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर स्टेट की थ्योरीज कौन कौन सी है, भाई स्टेट का उदय हुआ है तो किस प्रकार से हुआ है, पहले आपका कैपिटलिस्ट स्टेट था, उसके बाद में फिर आपका सोशलिस्ट स्टेट आया, उसके बाद में फिर आपका पोस्ट कॉलोनियल स्टेट बना, फिर आपका वेलफेरिक स्टेट, फिर आपका ग्लोबलाइजेशन किस तरीके से आया। इन सारे स्टेट की जो थ्योरीज है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आपकी पॉलिटिकल रिजीम्स जो है, पॉलिटिकल रिजीम्स यानी कि अलग अलग पॉलिटिकल जो आपकी है ना रिजीम्स होती है, रिजीम्स यानी कि गवर्नमेंट जो होती है, अलग अलग पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, जिसमें हम मेजरली दो तरीके से इसको बांटने वाले हैं। एक तो होगी आपकी डेमोक्रेटिक रिजीम, एक होगी आपकी नॉन डेमोक्रेटिक रिजीम। डेमोक्रेटिक रिजीम में आपकी इलेक्टोरल गवर्नमेंट आ जाएगी, लिबरल रिजीम आ जाएगी, मेजॉरिटेरियन पार्टिसिपेटरी है ना रिजीम्स आ जाएगी, और नॉन डेमोक्रेटिक में आपकी टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, ब्यूरोक्रेटिक, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। इसको हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशन और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। डेमोक्रेटाइजेशन क्या है, डेमोक्रेसी को लेकर जो आपके अलग अलग थिंकर्स ने व्यूज़ बताए हैं वो क्या क्या है। डेमोक्रेसी की 3 वेव्स हैं, वो कौन कौन सी वेव्स है, जो कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, उसको देखेंगे फिर हम। फिर डेवलपमेंटल थ्योरीज कौन कौन सी हैं, कुछ आपके है ना जो विचारक हैं वो बात करते हैं कि डेवलपमेंट जो है वो किस प्रकार से हुआ है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले। तो डेवलपमेंटल थ्योरीज में सबसे पहले अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, उसके बाद में डिपेंडेंसी इनकी बढ़ती है, फिर मॉडर्नाइजेशन आता है, उसके बाद में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आती है आपकी इमैनुअल वॉलरस्टीन की, फिर आपकी डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी आती है। तो ये डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। फिर पावर के बारे में भी, पावर का कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें भी आपके अलग अलग थिंकर्स जो है उन्होंने अलग अलग बातें बताई है, उनके अलग अलग थ्योरीज है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में आपका एक्टर्स एंड प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें आपको पढ़ना है इलेक्टोरल सिस्टम क्या होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के आपके इलेक्टोरल सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसको हमको यहाँ पे पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टीज, आपकी इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज, आपके बाहर जो फॉरेन जो आपकी वेस्टर्न कंट्रीज है उसकी पॉलिटिकल पार्टी से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं आजकल, तो वो पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी सिस्टम हमको पढ़ना पड़ेगा। इंटरेस्ट ग्रुप्स क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, सोशल मूवमेंट्स क्या क्या हैं, और ओल्ड सोशल मूवमेंट और न्यू सोशल मूवमेंट में क्या डिफरेंस है, एनजीओज क्या होते हैं, सिविल सोसाइटीज़ क्या होती है, ये सारी चीज़ें फिर हम लास्ट वाला टॉपिक जो है एक्टर्स एंड प्रोसेस, इसके अंदर कवर करके हमारा 4th यूनिट भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। 5th यूनिट में हमको इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या क्या पढ़ना है, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो गई है, यहाँ से बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो भी आपको देखने को मिलेंगे आईआर की यूनिट से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इसमें हमको सबसे पहले अप्रोचेस देखनी पड़ेगी, जैसे हमने 4th यूनिट में सबसे पहले अप्रोचेस पढ़ी है, वैसे ही हमको आईआर में भी सबसे पहले अप्रोचेस को पढ़ना पड़ेगा, कुछ तो थ्योरीज को पढ़ना पड़ेगा। जब थ्योरीज समझ में आ जाएगी, बेस समझ में आ जाएगा, फाउंडेशन क्लियर हो जाएगी, उसके बाद में फिर हम कॉन्सेप्ट्स की तरफ चलेंगे। तो थ्योरीज में आपके यहाँ पे आइडियलिज्म क्या होता है, रियलिज्म क्या होता है, न्यू आइडियलिज्म एंड न्यू रियलिज्म क्या होता है, ये आपकी थ्योरीज है। फिर आपकी कुछ है ना आपकी कुछ कंटेम्प्रेरी थ्योरीज आएगी, जैसे कि आपकी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, फेमिनिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बोलोगे मैडम ये तो हमने 1st यूनिट जो है पॉलिटिकल थ्योरी वहाँ पे भी पढ़ा है, फेमिनिज्म पढ़ा है, पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ा है, तो फिर यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, वहाँ पे हमने जनरल मीनिंग पढ़ेंगे कि भाई फेमिनिज्म क्या होता है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या होता है, मल्टीकल्चरलिज्म क्या होता है, एक जनरल इनका मतलब क्या है, थिंकर
थिंकर्स ने क्या क्या व्यूज़ बताए हैं उसको पढ़ेंगे। लेकिन जब हम यहाँ पे IR को पढ़ रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से फेमिनिस्ट क्या बात करते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस में इनका क्या पर्सपेक्टिव है उसको पढ़ने वाले हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से क्या बातें करते हैं, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट जो है वो IR के पर्सपेक्टिव से क्या क्या बातें बताते हैं उसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोनों में मतलब तो वही रहेगा भाई, फेमिनिज्म का मतलब तो वही रहेगा, पर जब हम जनरल फेमिनिज्म की बात करेंगे, जनरल फेमिनिज्म की वेव्स की बात करेंगे, कौन कौन से थिंकर ने क्या क्या बातें बताई है, जब वो सब बात करेंगे तो वो पॉलिटिकल थ्योरी में आ जाएगा। लेकिन जब हम IR के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो फिर आपका वो हम IR के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में फिर आपके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि स्टेट क्या होता है, नेशन स्टेट क्या होता है, स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स क्या होते हैं, पावर क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, सिक्योरिटी क्या है, इन सब को पढ़ेंगे। अब ये भी सेम हमने पढ़ा है, पावर क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, ये सब हमने पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा है। लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, IR में हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने वाले हैं कि भाई IR में क्या पावर का मतलब है, IR में सॉवरेनिटी का क्या मतलब है। ठीक है, फिर हम कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पे किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पीस हो रहे हैं, कि क्या क्या नई नई है ना थ्योरीज दे रखी है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन क्या होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम इसमें कवर करेंगे। फिर यूनाइटेड नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यूनाइटेड नेशंस क्या है, कब बना है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, कौन कौन से इसके अंदर ऑर्गन्स हैं, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन कौन कौन से हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज है, क्रिमिनल कोर्ट है, जो भी इसकी बातें हैं वो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पे कवर करवा दूंगी। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ IR में ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबल गवर्नेंस क्या है, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस क्या होती है, साउथ साउथ डायलॉग क्या है, नॉर्थ साउथ डायलॉग क्या है, G20 क्या है, ब्रिक्स क्या है, WTO क्या है, G7 क्या है, जितनी भी आपकी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब हमको यहाँ पे फिर क्लियर करना पड़ेगा। फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन में आपकी जो भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि यूरोप की यूरोपियन यूनियन हो गया, अफ्रीका का अफ्रीकन यूनियन हो गया, शंघाई कॉर्पोरेशन हो गया आपका, आसियान हो गया आपका, है ना, ये सारी चीज़ें फिर हमको रीजनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़नी पड़ेगी। और लास्ट में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस में हम करने वाले हैं कुछ आपकी एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे कि टेररिज्म क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या है, फिर एनवायरमेंटल कंसर्न क्या क्या है, ह्यूमन राइट्स क्या है, माइग्रेशन क्या है, रेफ्यूजीज क्या है, पॉवर्टी क्या है, रिलीजन, कल्चर, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इन सबको पढ़ेंगे लेकिन IR के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो ये हमारा 5th चैप्टर रहेगा। और उसके बाद में फिर हम यहाँ पे कवर करेंगे हमारा 6th यूनिट, जिसका नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। यहाँ पे हमको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन इंडिया के रिलेशन बाकी देशों के साथ में किस तरीके से बन रहे हैं उसको भी हमको साथ में लेते हुए चलना है। ठीक है, सिर्फ इंडिया के ऊपर फोकस करना है, लेकिन इंडिया के रिलेशन बाकी कंट्रीज के साथ में किस तरीके से डेवलप हो रहे हैं वो भी हमको यहाँ पे पढ़ते हुए चलना है। तो सबसे पहले इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है उसका इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद में फिर आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट किस तरीके से आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या कहती है, जो कि 2003 में आई थी, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। फिर इंडिया के जो मेजर पावर के साथ में रिलेशनशिप है, जैसे कि USA के साथ में क्या रिलेशनशिप है, USSR या फिर स्पेसिफिक हम बात करें तो रशिया के साथ में क्या रिलेशनशिप है, चाइना के साथ में क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। फिर आपका आगे आपके कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, शंघाई कॉर्पोरेशन हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया, गल्फ काउंसिल हो गई आपकी, इन सब के साथ में इंडिया जो है वो किस तरीके से इंगेजमेंट करता है, किस तरीके से इंटरेक्ट करता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर इंडिया के रिलेशन नेबरहुड के साथ में कैसे हैं। अब जब हमने मेजर पावर USA, USSR, चाइना इसके साथ में रिलेशन बना लिए, तो उससे पहले हमको हमारे जो पड़ोसी देश है, जो नेबरिंग कंट्रीज है, उसके साथ में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। तो उसको साथ में रिलेशन को डेवलप करने के लिए क्या क्या बनाया हुआ है, तो सार्क है हमारे पास में, गुजराल डॉक्ट्रिन है 1996 में आई थी, IK गुजराल आपके लेकर आए थे, लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक वेस्ट पॉलिसी, जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है ना, सेंट्रल एशिया पॉलिसी जो है, तो नेबरहुड कंट्रीज के साथ में रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए जो भी हमने इनिशिएटिव्स दिए हैं उसको हमको कवर करना पड़ेगा। फिर इंडिया के नेगोशिएशन स्ट्रेटजीज क्या क्या है, यूनाइटेड नेशन में इंडिया का क्या रोल है, IMF में इंडिया का क्या रोल है, WTO में इंडिया का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हमको कवर करनी पड़ेगी। और इसमें भी लास्ट में कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस दिया हुआ है टॉपिक, जिसमें मरीन सिक्योरिटी क्या होती है, एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी क्या है, टेररिज्म क्या है, वाटर रिसोर्स क्या है, रेफ्यूजीज मिटिगेशन, आपका रेफ्यूजीज माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, फिर आपका अगला आता है नेक्स्ट यूनिट है आपका 7th यूनिट, जिसका नाम है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सबसे पहला जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पेपर में वो है आपका IR। उसके बाद में सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया।
IR और आपका जो 7th यूनिट है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये दोनों इतनी मेजर यूनिट है कि अगर आपने इन दोनों को कवर कर लिया तो आपके काफ़ी सारे मतलब काफ़ी हद तक आपका पेपर जो है वो आपका अच्छा हो सकता है। क्योंकि आज के टाइम में मतलब आज जब से 2-3 बार अभी प्रीवियस 2-3 बार से जो आपका एग्जाम हुआ है उसमें ये दोनों यूनिट से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी से भी पूछे गए हैं लेकिन उनका वेटेज थोड़ा सा कम रहा है, इन दोनों यूनिट का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहा है, ठीक है। अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में क्या पढ़ना है, इसमें आपको मतलब ऐसा मान लो कि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या बातें बताई हुई है, किस तरीके से हमारा गवर्नमेंट सिस्टम काम करता है, हमारा स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है गवर्नमेंट का, वो सारी बातें आपको यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिट है ये, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत आपको रटने वाली बातें भी है, जैसे आपको आर्टिकल्स याद करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, है ना, अमेंडमेंट्स याद करने पड़ेंगे, डेट्स याद करनी पड़ेगी, कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ है, वो थोड़ा सा मगअप वाली चीज़ आपको करनी पड़ेगी। लेकिन एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ ली ना, एक बार आपने पढ़ लिया प्राइम मिनिस्टर क्या है, उसकी पावर्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, एक बार जब चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर सिर्फ क्या बचेगा आपका, वो जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है जो आपको याद करना है सिर्फ वही रहेगा आपका। फिर वो जो फैक्चुअल पार्ट है जो आपको याद रखना है सिर्फ वही आपका बचेगा, फिर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इस यूनिट में क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भाई कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बना और उससे पहले जो आपकी अलग अलग मूवमेंट्स वगैरह हुए हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह हुए हैं, हम उसको पढ़ेंगे। उसके बाद में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आई थी वो किस तरीके से आई है, उसमें कौन कौन से लोगों ने पार्टिसिपेट करा है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, उसको हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। उसके बाद में आपकी फिर प्रीएम्बल क्या है, फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो हम क्लियर करेंगे। फिर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया क्या होता है, उसके अंदर हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर जो है आपका, जो कि आपका केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, वो कब आया था, वो मतलब कब आया, मतलब वो किस तरीके से आया, उसके पीछे कौन कौन सी बातें जुड़ी हुई है, कौन कौन सी कहानियाँ जुड़ी हुई है, उसको यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आपके हुए हैं अभी तक, जितने भी इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, जितने भी इंपॉर्टेंट है उसको हमको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, 2 नंबर यहाँ से फिक्स है आपके। फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में हमको पढ़ना है, भाई यूनियन में जो एग्जीक्यूटिव है उसके बारे में पढ़ना है, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएंगे। और यूनियन के जैसे ही स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव है वो हमको पढ़ना है। यूनियन की जो पार्लियामेंट है उसका रोल क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फंक्शनिंग क्या है, वो हमको पढ़नी है। और यूनियन के जैसे ही जबकि स्टेट में जो आपकी लेजिस्लेचर है वो हमको पढ़नी है कि वो किस तरीके से काम करती है, उसका स्ट्रक्चर, रोल, फंक्शन किस तरीके से है। फिर जुडिशरी में आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या है, इनके क्या क्या काम है, कौन कौन सी आपकी है ना आर्टिकल्स वगैरह जो है वो इससे जुड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पे कवर करनी पड़ेगी। स्टेट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मैंने आपको बता ही दिया, वो भी हमको कवर करना है। अगर आपने सेंटर का कवर कर लिया तो स्टेट का आपका इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर फेडरलिज्म इन इंडिया क्या है, तो इंडिया में फेडरलिज्म जो है वो किस तरीके से काम करता है, कहाँ से हमने फेडरलिज्म लिया है, फेडरलिज्म के पीछे कौन कौन सी थ्योरीज है, वो सब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो इंडिया में किस तरीके से काम करता है, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमको यहाँ पे देखना है कि इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं। यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, एक आर्टिकल पूछ लेंगे इलेक्शन कमीशन से जुड़ा हुआ, आपके कुछ गिनती के मतलब 5 से 7 आर्टिकल है जो आपको याद रखने हैं, और उस आर्टिकल में से हमेशा 1-2 आर्टिकल आपसे पूछते हैं एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। फिर लोकल गवर्नमेंट की जो बॉडीज है आपके, उनके फंक्शन किस तरीके से है, उनमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं, वो किस तरीके से आई है, पंचायत म्यूनसिपैलिटी किस तरीके से आई है, उसको देखना है। और लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडीज है आपकी काफ़ी सारी, वो सब हमको यहाँ पे देखनी होगी, ठीक है। ये आपका 7th यूनिट फिर कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी लेंथी यूनिट है पर हम इसको इजीली कवर कर लेंगे, डोंट वरी। फिर आपका आता है 8th यूनिट जिसमें पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया आ जाएगा, जिसमें आपको इंडिया की पूरी पॉलिटिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। वहाँ पे तो हमने 7th यूनिट में तो हमने सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर क्या होते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट को पढ़ा है। यहाँ पे हम 8th यूनिट में पूरा इंडिया की पॉलिटिक्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे स्टेट इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट में आपका इंडियन स्टेट का नेचर किस तरीके से है, डेवलपमेंटल और जो प्लानिंग हुई है वो किस तरीके से है ना शुरू हुई है, कहाँ से शुरू हुई है। पहले प्लानिंग कमीशन था, अब नीति आयोग आया है, तो वो किस तरीके से चेंजेस हुए, क्या चेंजेस हुए, सारी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। फिर ग्लोबलाइजेशन क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में भी देखेंगे। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है, उसमें रिलीजन क्या है ना, रिलीजन पॉलिटिक्स क्या है, ट्राइबल पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, लैंग्वेज पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। सोशल मूवमेंट्स कौन कौन से हैं, दलित मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, इसमें काफ़ी सारी रट्टा मारने वाली चीज़ें आपको मिलेंगी 8th यूनिट में, ठीक है। सारे मूवमेंट आपको याद करने पड़ेंगे। ट्राइबल मूवमेंट क्या है, वुमेन मूवमेंट क्या है, फार्मर्स मूवमेंट क्या है, दलित मूवमेंट क्या है, लेबर मूवमेंट क्या है, सब चीज़ आपको यहाँ पे रट्टा मारनी पड़ेगी।
सिविल सोसाइटी के बारे में हमको यहाँ पे देखना है कि सिविल सोसाइटी में क्या क्या बातें हैं। फिर रीजनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में क्या है, जिसमें आपको है ना आपको देखना पड़ेगा कि भाई रीऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है इंडियन पॉलिटिक्स का लैंग्वेज के आधार पे वो कैसे हुआ है, उसके पीछे की कहानी क्या है, कौन कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन और कमिटीज़ आई थी, वो सब हमको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। फिर जेंडर पॉलिटिक्स क्या है वो हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आइडियोलॉजी एंड सोशल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, यहाँ पे आपको नेशनल पार्टीज़ और स्टेट पार्टीज़ क्या होती है, कितनी नेशनल पार्टी है, कितनी स्टेट पार्टी है। जितनी भी आपकी नेशनल पार्टीज़ है वो तो सारी करनी है, स्टेट पार्टीज़ में भी जो इंपॉर्टेंट पार्टीज़ है वो आपको करनी है। नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी किस तरीके से बनते हैं, इनका रिकॉग्निशन किस तरीके से मिलता है, क्राइटेरियाज क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल में कवर करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, जहाँ पे हमको यहाँ पे थोड़ा सा जो नए नए आजकल जो ट्रेंड्स आ गए हैं पॉलिटिक्स में उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर 9th यूनिट है, सबसे सिंपल यूनिट है ये। यहाँ से आप अगर एक बार यूनिट को पढ़ लिया ना तो बार बार रिवाइज नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रट्टा मारने वाली ज़्यादा चीज़ नहीं है। यहाँ पे थिंकर और थ्योरी, बस ये दो चीज़ आपको करनी है। और तीसरी चीज़ और है इसकी बुक्स। भाई सबसे पहले तो थिंकर ने कौन सी थ्योरी दी है वो आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी, और फिर उस थिंकर की कौन सी बुक्स है वो आपको करनी पड़ेगी। बस ये 3 चीज़ें कवर कर लोगे ये यूनिट आपका कवर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल सा यूनिट है, बहुत बड़ा भी नहीं है, इसमें आपको सिर्फ अलग अलग थ्योरीज पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका 9th यूनिट है, जिसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, इसका इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, और इसमें जो भी आपको फिर इंपॉर्टेंट अप्रोचेज है, जो थ्योरीज है वो कवर करेंगे। सिस्टम थ्योरी क्या है, इकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, डिसीजन मेकिंग थ्योरी क्या है वो पढ़ना है, साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी क्या है, रैशनल चॉइस थ्योरी क्या है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट क्या है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा इसमें भी। फिर उसके बाद में हमको ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी क्या होती है, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी किसने दी है, एल्टन मेयो ने दी है, उनकी थ्योरी को अच्छे से कवर करना पड़ेगा। फिर लीडरशिप और मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज है वो आपको यहाँ पे कवर करना पड़ेगा। उसके बाद में आपका मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी MP फॉलेट जो है इनकी थ्योरी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देखनी पड़ेगी। पीटर ड्रकर की जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव की थ्योरी है इसको कवर करना पड़ेगा, और चेस्टर बर्नार्ड ने जो अपनी थ्योरी दी है वो कवर करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको थिंकर और उसकी कौन कौन सी थ्योरीज है वो कवर करनी है, उसके अलावा उनकी बुक्स देखनी है। और इसमें यूनिट में कुछ भी आपको नहीं करना है, काफ़ी सिंपल सा यूनिट है ये आपका। फिर लास्ट यूनिट है आपका 10th यूनिट, जिसका नाम है गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा कि नई नई पॉलिसीज़ कब आई थी, है ना, गवर्नमेंट के ने कौन कौन से नए नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, ई गवर्नेंस में कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, ये थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है, पर हम इजीली इसको कवर कर लेंगे। गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या होता है, गुड गवर्नेंस किस तरीके से आया है, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस क्या है, वो सब आपको देखना होगा। फिर अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में देखना होगा कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों जो है वो एक दूसरे पे किस तरीके से अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल रखते हैं, नज़र किस तरीके से रखते हैं तीनों, वो हमको यहाँ पे देखना होगा। फिर इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, भाई गुड गवर्नेंस के लिए, अच्छे है ना गवर्नेंस के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट ने लिए हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट आया है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया है, सिटीजन चार्टर आया है, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है जैसे कि ऑम्बड्समैन है, लोकपाल है, लोकायुक्ता है, ठीक है, CVC है, CBI है। तो ये सारी चीज़ जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं वो हमको यहाँ पे अच्छे से कवर करने पड़ेंगे। ग्रास रूट गवर्नेंस यानी कि वही लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, आपका पंचायत और म्यूनसिपालिटी, जो हम 7th यूनिट में कवर कर लेंगे, उसको हम वापस से यहाँ पे कवर नहीं करेंगे फिर, ठीक है। फिर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, और प्लानिंग एंड डेवलपमेंट जो है उसमें गवर्नमेंट ने कौन कौन से नए नए इनिशिएटिव लिए हैं उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। ई गवर्नेंस का क्या रोल है, नीति आयोग का क्या रोल है, वो सब यहाँ पे कवर करेंगे। और अलग अलग जो पब्लिक पॉलिसीज़ है जैसे कि मनरेगा हो गया, फूड से जुड़ी हुई जो भी आपकी नई नई पॉलिसीज़ आई है, ड्रिंकिंग वाटर से जुड़ी हुई जो नई नई पॉलिसीज़ आई है, हाउसिंग से जुड़ी हुई जो नई पॉलिसीज़ आई है, हेल्थ से जुड़ी हुई जो पॉलिसी है आपकी, राइट टू एजुकेशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स मिशन जो है, जो भी आपकी नई नई पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उन जितनी भी नई पॉलिसीज़ आई हैं उसको हम सबको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये तो 2-4 नाम आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन एक पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी कि भाई 2011, 10 है ना, वहाँ से लेकर आज तक की जितनी भी आपकी पॉलिसीज़ है, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आए हैं, उन सब के बारे में हमको यहाँ पे देखना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पूरे 10 यूनिट्स जो है वो मैं आपकी कवर करवा दूंगी। यहाँ पे हिंदी में भी आपका सिलेबस दिया हुआ है, एक बार हिंदी में भी मैं बच्चों को बता देती हूँ। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत हम पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम राजनीतिक विचारक यानी कि जो आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, जो थिंकर्स हैं उसको पढ़ेंगे, और फिर हम 3rd यूनिट में इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को पढ़ेंगे। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ने वाले हैं 5th यूनिट में, पर 4th में उससे पहले हम पढ़ेंगे तुलनात्मक राजनीति के बारे में, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के बारे में। 5th में हम पढ़ेंगे IR
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में, और 6th में हम पढ़ेंगे भारत की विदेश नीति यानी कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में। 7th यूनिट में हम पढ़ेंगे भारत में राजनीतिक संस्थाओं के बारे में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। और 8th में हम पढ़ेंगे यहाँ पे भारत में जो राजनीतिक प्रक्रियाएं हैं, पॉलिटिक्स होती है इंडिया के अंदर, उसको पढ़ेंगे अच्छे से। फिर 9th में आपका है ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, लोक प्रशासन है। और 10th में आपका गवर्नेंस वाला यूनिट है, यानी कि भारत में आपका प्रशासन, विधि तथा लोक नीति किस तरीके से काम करती है, वो 10th यूनिट हम यहाँ पे इजीली कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की क्लास में तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिया है। आज के बाद में जो भी अभी हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे उसमें हम इन सारी यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस जो है वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस हो चुका है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना, और आगे वाली जो भी मेरी क्लासेस होगी सबको फॉलो करना। ठीक है, ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, ये हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है, मेक श्योर कि आप इसको ज्वाइन कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।